तो हमने ये सब पढ़ लिया कि जैसे अगर कोई आदमी इस प्लैंक के ऊपर किसी जगह पे खड़ा है और इस प्लैंक के रिलेटिव वो चल के x दूरी आगे सरक जाता है, ये x इस प्लैंक के रिलेटिव चला है, तो प्लैंक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो मास ऑफ द अदर थिंग विच इज मैन, मास ऑफ मैन 1 m1 ले लेता हूं मैं इसको, और प्लैंक को ले लेता हूं m2 इनटू में रिलेटिव डिस्टेंस जो कि x रिलेटिव जो कि फिलहाल x ही है अपॉन में m1 प्लस m2। अब इसके कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों, और वो शानदार एग्जांपल्स हैं, और इस शॉर्ट ट्रिक से ना आपको बहुत जल्दी वो एग्जांपल सॉल्व हो जाएंगे, है ना। अदरवाइज दे आर क्वाइट लेंदी और दे मे बी। देखते हैं, सबसे पहले मैं एक इजी सा केस लेता हूं, और ये जो वेलोसिटी आती है यहाँ पे, कौन सी वेलोसिटी आती है? रिलेटिव वाली वेलोसिटी, या फिर जो भी डिस्प्लेसमेंट है वो कौन सा आता है? रिलेटिव वाला। जैसे मैं फिर से लिख देता हूं इस एक्सप्रेशन को, मैं कह रहा हूं एक्स ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो था, अगर वेक्टोरियल लिखेंगे तो आएगा m मास ऑफ द अदर थिंग, लेट्स से 1, या मास ऑफ मैन इनटू में x रिलेटिव, है ना, रिलेटिव टू ईच अदर, उसका वैल्यू है, उसका मैग्नीट्यूड है ये, अपॉन में मास ऑफ प्लैंक प्लस मास ऑफ मैन, ये है ना। इसमें मैं 1 2 लगा देता हूं। मास ऑफ मैन को मैं मैन को मैं 1 लिखूंगा, मास 1, और m2 मैं लिखूंगा मास ऑफ प्लैंक को, ठीक है। इसको डिफरेंशिएट कीजिए आप, वो होगा वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ध्यान से देखना इसको, मास ऑफ द अदर थिंग जो कि है मास ऑफ द मैन m1, अगर ये 2 है तो वो 1 हो जाएगा, इनटू में रिलेटिव वेलोसिटी, क्योंकि इनटू में होगा जिस, इसको डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा? एक्स रिलेटिव का, किस रेट से रिलेटिव डिस्टेंस चेंज हो रहा है, वो होगा रिलेटिव वेलोसिटी, अपॉन में m1 प्लस m2। इसको भी आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेरी इंपॉर्टेंट। वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो जाएगा ये डेटा। लिख लिया क्या? आइए एक सवाल करते हैं, आसान सा सवाल है। मान लीजिए कि कोई आदमी है, वो इस प्लैंक पे खड़ा हुआ है, ठीक है, एच पे खड़ा है, इस प्लैंक का मास है लेट से m2, आदमी का है m1, वही डेटा ले रहे हैं, ठीक है। आदमी इसके रिलेटिव किसी स्पीड u से कूद जाता है, इस प्लैंक से कूद जाता है u रिलेटिव स्पीड से, तो हम लिखेंगे मैन जंप्स ऑफ विद ए स्पीड u विद रिस्पेक्ट टू द प्लैंक। हमको फाइंड करना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, ये हमारा सवाल है। u इसके रिलेटिव वेलोसिटी है इसकी, आदमी की, तो हमको फाइंड करना है कि प्लैंक किस वेलोसिटी से चलने लगे। हाँ, रिलेटिव वेलोसिटी। देखो, बहुत ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। हमने क्या सीखा हुआ है कि ये प्लैंक है, और यहां से u वैल्यू के रिलेटिव वेलोसिटी से जंप खा जाता है, और प्लैंक का इनिशियल वेलोसिटी था 0। मैं अज्यूम कर लेता हूं प्लैंक पीछे चलने लग जाएगा, आप आगे भी अज्यूम कर सकते हैं, लेकिन हमें दिख ही रहा है कि यार इसका मोमेंटम सिस्टम का शुरू में 0 है, और आदमी अगर आगे कूदा है तो आदमी के पास मोमेंटम आगे की दिशा में होना चाहिए, तो प्लैंक के पास एक ही दिशा में मोमेंटम हो सकता है, नेट मोमेंटम 0 रखने के लिए वो पीछे की दिशा में होना चाहिए। वैसे मैटर नहीं करता कि ये प्लैंक किस तरफ जा रहा है, हमको तो वो फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है? यू रिलेटिव वाला। तो हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक, वो क्या हो जाएगा? मास ऑफ द मैन इनटू में रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में मास ऑफ द 2। अच्छा, यहाँ पे वेक्टर का निशान लगा दिया, तो यहाँ पर इस रिलेटिव वेलोसिटी के अपोजिट ये प्लैंक चलने लग जाएगा ऑटोमेटिकली, ये इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से कर सकते हैं क्या?
बिल्कुल कर सकते हैं, उससे थोड़ा लेंदी पड़ेगा ये, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। मोमेंटम कंजर्वेशन से करके दिखाओ इसको। शुरू में मोमेंटम ऑफ द सिस्टम क्या है, जीरो, और बाद में भी वो क्या रहना चाहिए, जीरो, क्योंकि जिस भी फोर्स से आदमी ने इसको पीछे पुश किया होगा उसी फोर्स से प्लैंक ने इसको आगे की तरफ पुश किया होगा। तो इनिशियल मोमेंटम है जीरो, तो फाइनली मोमेंटम रहना चाहिए सिस्टम का जीरो। तो मान लेते हैं फाइनली प्लैंक वीपी वेलोसिटी से पीछे की तरफ चलने लग गया, और आदमी जो है वो ग्राउंड के रिलेटिव व्यू से नहीं कूदा है, आदमी जो है वो प्लैंक के रिलेटिव व्यू से कूदा है। तो आदमी की वेलोसिटी ग्राउंड के रिलेटिव कितनी होगी वो देखने के लिए, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक, ये है प्लस यू, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन इन मैग्नीट्यूड माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। अब वेलोसिटी ऑफ प्लैंक को मैं प्लस कर देता हूं क्योंकि मैं इस तरफ वेलोसिटी ऑफ प्लैंक ले चुका हूं। देखो ऐसा है कि माइनस माइनस का वीपी डालता मैं यहां पे, तो मैं उसको प्लस कर रहा हूं, प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक इज इक्वल्स टू यू, वेलोसिटी ऑफ मैन, ये फिर वेक्टर निशान हटाने पड़ेंगे अपन को, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक, वेलोसिटी ऑफ मैन क्या आ जाएगा, u माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। ग्राउंड के रिलेटिव ये इससे कूदा होगा, जैसे मान लो ये इसके रिलेटिव 5 से कूदा है, तो ग्राउंड के रिलेटिव ये 3 से ही कूदा होगा ना यार, अगर ये 2 से पीछे जा रहा है तो तभी तो इसके रिलेटिव ये 5 से कूद जाएगा, इसके रिलेटिव इसको तो 5 से ही दिखेगा, फिर ये तो ऐसा ही दिखेगा ये, अरे हाँ कि नहीं, u माइनस वीपी हो जाएगा ये। तो अब बस मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दो। मोमेंटम कंजर्वेशन लगाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इनिशियल मोमेंटम है जीरो, तो फाइनली मोमेंटम रहना चाहिए जीरो, तो फाइनल मोमेंटम इन दोनों के मोमेंटम के टर्म्स आएंगे, तो मास ऑफ द प्लैंक इनटू में वेलोसिटी ऑफ द प्लैंक प्लस मास ऑफ द मैन इनटू में वेलोसिटी ऑफ द मैन फाइनली। ये फाइनल डेटा है ना इनका, और इनिशियल डेटा जीरो है, तो ये भी जीरो के बराबर होना चाहिए। यहां से क्या आ जाएगा, m2vp इज इक्वल्स टू m1u माइनस m1vp, यही आएगा ना, और यहां पर क्या आ जाएगा, m1 प्लस m2 इंटू वीपी इज इक्वल्स टू m1u, वीपी का वैल्यू आ जाएगा m1u अपॉन में m1 प्लस m2। अच्छा एक चीज बताओ, वीपी का वैल्यू पॉजिटिव कैसे आ गया, पिछली बार तो नेगेटिव आया था क्योंकि वेक्टर के साथ नहीं आया है, मेरी बात समझो। तो आप देख सकते हैं ये मेथड कितना लेंदी है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाला, इट इज वेरी लेंदी, और इसमें बहुत सारी चीजें दिमाग में रखनी पड़ रही है आपको। फाइनल मोमेंटम लिखते समय इस प्लैंक का मोमेंटम और आदमी का मोमेंटम इन्वॉल्व करते हुए पूरी कैलकुलेशन लिखनी पड़ रही है, और उसमें क्या लिखना पड़ रहा है, सीधा ही आंसर लिखना पड़ रहा है। ये यहाँ पे नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ये प्लैंक अनंत काल तक इस वेलोसिटी से चलता रहेगा, इस वेलोसिटी से आगे की तरफ इधर चला जाएगा ये, इस वेलोसिटी से। ये बात समझ में आ रही है आपको, अरे एक ही लाइन में आया ना उससे, इससे तो बहुत बड़ा हो गया। एक और देता हूं क्वेश्चन, उसको करने की कोशिश करो। जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे पास एक प्लैंक है, उसी प्रकार का एक प्लैंक है, ठीक है, और यहां पर वही आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है। तो लेट से ये प्लैंक जो है ना ये v नॉट वेलोसिटी से चल रहा है पहले से, ये प्लैंक का वेलोसिटी जो है वो v नॉट है ऑलरेडी, प्लैंक का वेलोसिटी v नॉट है x डायरेक्शन में पहले से, और ये आदमी v वेलोसिटी से कूद जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। तो आपको बताना है फाइंड फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर मोमेंटम कंजर्वेशन से करोगे तो बहुत ही लेंदी पड़ जाएगा यार, तो जो अभी सिखाया है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, जो अभी अभी सिखाया है उसको अप्लाई करने की कोशिश कीजिए।
इनके मासेस ले लीजिएगा आप m1 और इसका ऑब्वियसली m2। हाँ तो इसमें देखो कि अभी अपन ने क्या सीखा है ना कि इतना वेलोसिटी का इंक्रीमेंट या फिर ये सब जो चेंज हो जाता है ना, जैसे यू से कूदा था, ये m2 था, ये m1 था, है ना। जो अभी एक्सप्रेशन लिखा था ना, जैसे आपको निकालना था प्लैंक के लिए, ये इसको m2 कर दिया, इसको m1 कर दिया इस बार, तो प्लैंक का क्या हो जाएगा, दूसरे का मास कितना हो गया m2 इनटू में u रिलेटिव अपॉन में m1 प्लस m2, यही था। और वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हो तो ऐसा हो जाएगा, ये माइनस का निशान भी इसके साथ आ जाएगा। ये तब है जब ये चीज क्या हो, स्टेशनरी हो, है ना। इतनी वेलोसिटी इसकी बदल जाती है, इतनी वेलोसिटी ये चेंज हो जाती है ना, इस अमाउंट में। लेकिन अभी तो ये चल रहा है, इस सवाल में तो ये चल रहा है v नॉट वेलोसिटी से। तो अभी कैसे करेंगे इसको, अभी देखिए वेलोसिटी ऑफ प्लैंक क्या आ जाएगी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, शॉर्ट ट्रिक से v नॉट तो है ही है आगे की तरफ, उसके अलावा चेंज कितनी हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, वेरी गुड, m1 रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में m1 प्लस m2। ये आंसर आ जाएगा फाइनल। इस बात को फिर से समझिए कि ये जो फैक्टर है ना, ये जो फैक्टर है, इतने से वो चेंज हो जाता है। यानी कि अगर ये प्लैंक पड़ा होता तो इस वेलोसिटी से ये पीछे चलने लग जाता, इस वाली से, इस फैक्टर वाली से। लेकिन ये पहले से ही आगे चल रहा है। मान लो ये वेलोसिटी 3 है, ये सब कैलकुलेट हो गया, इसकी वेलोसिटी की डायमेंशन आएगी, ये 3 है और ये 10 है, तो अब ये कितने से चलने लगेगा, 7 से। लेकिन अगर ये 0 होती तो ये कितने से चलने लगता, 3 से पीछे चलने लगता, ऐसा। अब मैं आपको ना इसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर देता हूं, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से भी कर देता हूं। इनिशियल मोमेंटम क्या है सिस्टम का, ये दोनों लोग v नॉट वेलोसिटी से चल रहे हैं आगे की तरफ, अरे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। इनिशियल मोमेंटम जैसे उस सवाल में 0 था, इसमें कितना है, m1 प्लस m2 इंटू में v नॉट है। और मैं मान लेता हूं इसको कूदने के बाद कितने से, v से कूदाया था क्या, ये v से कूद गया, और प्लैंक जो है वो आगे ही vp से चल रहा है, आगे। हो सकता है कि ये बहुत बड़ा ड्रास्टिक झटका हो तो पीछे चल जाएगा, वो अलग बात है। मेरी बात समझे कि इनिशियल मोमेंटम कुल मिला के किधर होना चाहिए, अगर इतना आगे है तो फाइनल मोमेंटम भी किधर होना चाहिए, आगे ही होना चाहिए। मैं ऐसा मान लेता हूं कि प्लैंक अभी भी आगे ही चल रहा है, इसकी वेलोसिटी कम जरूर होगी लेकिन वीपी से आगे चल रहा है। तो ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनिशियल मोमेंटम था, फाइनल मोमेंटम लिख रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या लिखिएगा बताइए, कि क्योंकि नेट फोर्स नहीं है ना इस सिस्टम पे, इसके ऊपर फ्रिक्शन लगा होगा, तो इसकी वजह से फ्रिक्शन की ताकत पाके ये आगे गया होगा और इसको पीछे इंपल्सिवली पुश किया होगा, है ना। पुश किया होगा तो इसकी वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो गई होगी या कुछ कम हो गई होगी, और इसकी वेलोसिटी फाइनली क्या रह जाएगी, वीपी रह जाएगी। अब इसका फाइनल मोमेंटम बताओ, इस आदमी का फाइनल मोमेंटम बताओ, तो वो जाएगा मास ऑफ द मैन इनटू में वेलोसिटी। ये वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है क्या, नहीं, वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक है, जिसमें से वीपी से तो प्लैंक ही जा रहा है और प्लैंक के रिस्पेक्ट में ये वी से जा रहा है। तो अगर आपको झंझट हो जाए ना कि अपन नहीं फाइंड कर पा रहे हैं, तो ऐसा लिख लो, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विद रिस्पेक्ट टू मैन, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक। ये क्या दिया हुआ था, v, दैट इज वेलोसिटी ऑफ मैन माइनस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक विच इज v। दोनों ही आ गया, वेलोसिटी ऑफ मैन निकालनी है अपन को। वेलोसिटी ऑफ मैन क्या हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी प्लस वेलोसिटी ऑफ प्लैंक हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन। ऐसा क्यों हो गया, थोड़ा सा फील से सोचे तो क्या हो जाएगा, आदमी जो है इसके रिलेटिव कितने से उड़ा, v से, और ये खुद भी इधर ही जा रहा है, कितने से जा रहा है, vp से। तो आदमी को ग्राउंड के रिलेटिव कितने से उड़ना पड़ेगा, कोई चीज मेरे पीछे पीछे vp से आ रही है और मैं उसके रिलेटिव v से जा रहा हूं, उसके रिलेटिव v से जा रहा हूं, तो ग्राउंड के रिलेटिव में कितने से जा रहा हूं, v प्लस vp से ही जा रहा हूं ऑब्वियसली। यहां पे लिखेंगे m1 इंटू वी प्लस वीपी प्लस m2 इंटू में vp। ये मोमेंटम ऑफ प्लैंक है। यहां से अपन को vp कैलकुलेट करना था, तो m1 प्लस m2 इंटू वीपी तो यहीं रहा, m1 vp m2 vp,
और इधर जाके m1v माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा m1 प्लस m2 इंटू वी नॉट माइनस m1v। अब आप m1 प्लस m2 का डिवाइड कर दीजिए तो vp क्या आ जाएगा, v नॉट माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में v। क्या ये वही आंसर है जो पहले था? क्या ये आंसर और पहले वाला आंसर सेम है? बिल्कुल। आप देखिए कि इस प्रोसेस से कितना लेंदी हो रहा है ये, और कितनी आपको ये फिजिक्स डिमांड कर रहा है कि आपको आनी चाहिए, जबकि ये वाला मेथड ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ वो शॉर्ट ट्रिक लगाने के लिए कह रहा है, और आपका लॉजिक तो पहले ही इस बारे में डेवलप हो चुका है। अरे हाँ कि नहीं? जैसे स्पाइन्स में हो जानी चाहिए इन्फॉर्मेशन, जैसे स्पाइन्स में कुछ इन्फॉर्मेशन है 3 + 5 8 होते हैं, ये बार बार हम कैलकुलेट नहीं करते। उसी टाइप से कि ये वेलोसिटी का चेंज है और ये वेलोसिटी पहले से है। अरे हाँ कि नहीं? प्लैंक की ये वेलोसिटी पहले से। बहुत ही सिंपल है। अब आदमी किधर भी कूद जाए आप ये आंसर निकाल सकते हो, आगे पीछे ऊपर नीचे किधर भी कूद जाएगा तो आंसर निकाल लेना है। वेक्टोरियली इसको सही से लिखना। हाँ, नहीं हो सकता है। कैसे नहीं रहेगा? आगे की तरफ आदमी के पास तो है मोमेंटम, तो चीजों के पास, स्टफ के पास आगे की तरफ था, और बहुत जोर से कूद जाए तो हो जाएगा ऐसा। डन। अब देखो, इसका हमने बहुत सारा तैयारी कर लिया, और एक दो चीजें मैं लिखना सिखा देता हूं तुमको, जैसे एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो आइए एक छोटा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं। एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना सीखते हैं। एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अच्छा, अभी अभी जो सवाल कराए थे ना, वो आपके कैसे सवालों में काम आ सकते हैं? जैसे कि कोई आपसे कहे कि ये तोप है और ये कैनन फायर कर रहा है, और ये अपने रिलेटिव हर बार कैनन को v वेलोसिटी से फायर करता है और m मास की कैनन फायर करता है। तो पहली करेगा तो ये मास मान लो कैपिटल m है, तो पहली कैनन फायर करेगा तो इसकी वेलोसिटी पीछे की तरफ आएगी, आएगी कि नहीं आएगी? और पहली बार ये किस पे है? रेस्ट पे। ऐसे सवाल हल करने की बहुत कम है। थोड़ा सा ना आपको जेई सवाल बता देता हूं, जो जेई लेवल के हैं और इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स पे हैं, और इससे बहुत आसानी से हो जाते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन से बहुत ही लेंदी पड़ेंगे। आपको बोला कि इसने एन कैनन फायर किए, तो उसके बाद इसकी वेलोसिटी बता दो। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से बहुत टफ है। इसने मान लो पहला कैनन फायर किया, तो क्या हो जाएगा? दूसरे का मास, इसका वेलोसिटी निकालना है तो दूसरे का मास इनटू में रिलेटिव वेलोसिटी अपॉन में टोटल मास। टोटल मास इसका समेत अगर m लिख रहे हो तो टोटल मास m ही लिख दो, अदरवाइज इसका लिख दो आप टोटल मास, मान लो इसके समेत, इसके और इसके समेत इसका मास था m। इसका, इस तोप का और इस कैनन का मास मिला के कितना था? m। ठीक है, इस गोले का मतलब। तो ये क्या आ जाएगी? वेलोसिटी आ जाएगी इसकी, वेलोसिटी ऑफ तोप आ जाएगी ये अपने पास। अरे आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? ये पहली बार में आएगी, पहली शूटिंग में। अगली बार निकालोगे तो ये वेलोसिटी तो इसकी पीछे की तरफ लोगे ही, और u रिलेटिव वेलोसिटी से एक और m मास का डब्बा इसमें से क्या कर दोगे? शूट कर दोगे। अरे हाँ कि नहीं? ऐसे करते करते n कोलिजन क्या, n मासेस को आप इसमें से रिड्यूस कर सकते हो, और बहुत आसानी से इस क्वेश्चन को कर सकते हो। जैसे दूसरा कैट डॉग प्रॉब्लम्स भी, जैसे कि मतलब दो ट्रेन हैं ऐसे ऐसे पैरेलल पैरेलल, इस पे एक डॉग बैठा हुआ है, इस पे एक डॉग बैठा हुआ है, ऐसे ट्रे में जा रहे हैं ये, और ये इधर कूद गया और ये उधर कूद गया, इनके मासेस ये हैं, तो इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आ जाएंगे। तो ये भी बहुत आसानी से हम क्वेश्चन इस तरीके से कर सकते हैं। अगर किसी और तरीके से करते हो लाइक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से, तो बहुत ही लेंदी पड़ेगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, जैसे कि ये क्वेश्चन हो गया था। चलो आगे चलते हैं। एक्सिलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखना सीखते हैं। लिखिए हेडिंग एक्सिलरेशन ऑफ COM। कैसे लिखा था सेंटर ऑफ मास का एक्सिलरेशन? m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2।
ये एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास दो पार्टिकल के लिए, ठीक है, यही सीखा था। इस पे यहाँ पे अप्लाई करने की कोशिश, ये वेक्टर के निशान आप ध्यान से ढंग से देख लेना कि यहाँ पे लगे हुए हैं वेक्टर के निशान, वेक्टोरियल इक्वेशन है ये। जैसे एक बहुत सिंपल सा सवाल देता हूँ मैं आपको, एक पुल्ली है, पुल्ली के ऊपर दो मासेस हैं m2 और एक है m1, और मैं मान लेता हूँ m2 जो है वो हैवियर मास है m1 से, ऐसा, ठीक है, और ये सिस्टम रिलीज्ड है रेस्ट से, ठीक, ऐसा है, ठीक है। आपको बताना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये बताना। हाँ, तो एक्सीलरेशन में एक गड़बड़ मत कर देना, वो ये है कि साइन का ट्रबल हो सकता है इसमें। हम नीचे की डायरेक्शन को ना पॉजिटिव लिख लेते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, m2 इंटू में इसका एक्सीलरेशन भी a है नीचे और उसका एक्सीलरेशन भी a है ऊपर, माइनस का निशान इंटू m1a। ऊपर की डायरेक्शन पॉजिटिव है इसलिए इस वाले का एक्सीलरेशन को कैसा लिखा है, नेगेटिव। ऊपर की डायरेक्शन नेगेटिव है, नीचे की डायरेक्शन पॉजिटिव है, इसलिए m1 वाले एक्सीलरेशन को नेगेटिव लिखा है, अपॉन में m1 प्लस m2। अब a का फॉर्मूला आपको पता ही है एटवुड मशीन से, क्या हो जाएगा a का फॉर्मूला, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में a का वैल्यू लिखना है सिर्फ। a का वैल्यू क्या हो जाता है, m2 माइनस m1 अपॉन में m1 प्लस m2 इंटू में g, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। जैसे एग्जांपल के तौर पे m2 मान लीजिए 2m है और m1 मान लीजिए m है, तो 2m माइनस m यानी m अपॉन में 3m, इसका स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर इंटू में g, ये क्या आ जाएगा 1/g, 1/9g यानी g/9, ये हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। g/9 कौन सी डायरेक्शन में आ जाएगा, नीचे की तरफ, यानी कि देखो एटवुड मशीन कैसे मूव हो रही है, देखना एटवुड मशीन पे ये पुल, ये मासेस कैसे मूव हो रहे हैं। एक मास है 2m, एक मास है m, है ना, इनका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा, 2m की थोड़ी सी तरफ होगा, यहाँ होगा। अब ये थोड़ा सा नीचे जाएगा और वो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, मतलब इस तरफ नहीं जाएगा, मतलब ऊपर जाएगा इसी तरफ, यहाँ कहीं आ जाएगा ना, तो क्या होगा, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास ऊपर जाएगा, इसकी वजह से सेंटर ऑफ मास कहां जाएगा, नीचे जाएगा, लेकिन इफेक्टिवली कहां जाएगा, नीचे जाएगा। ये बात हम क्यों जानते हैं, क्योंकि ज्यादा मास नीचे जा रहा है उसी वैल्यू से। अरे मेरी बात समझ रहे हो, दोनों की वेलोसिटी तो सेम है ना, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। इसका क्या मतलब हुआ कि सेंटर ऑफ मास कहां ट्रेवल करेगा, नीचे की तरफ, और किस वैल्यू से करेगा, g/9 से। आप ऐसे भी निकाल सकते हो कि 2m माइनस m यानी m अपॉन में 3m इंटू में g, यानी g/3 क्या हो जाएगा, हर एक का एक्सिलरेशन हो जाएगा, तो m1 इंटू g/3 माइनस m2 इंटू g/3 अपॉन में m1 प्लस m2, ये सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 2mg/3 माइनस mg/3 यानी mg/3, एक और 3 था, तो ये कितना आ जाएगा, g/9 आ जाएगा। सेम, क्लियर है, वो आपको जनरल फॉर्मेट में आ गया था पिछले वाला आंसर। अब वेलोसिटी कैलकुलेट करना सीखिए सेंटर ऑफ मास की, VCOM कैलकुलेट करना सीख लेते हैं, ठीक है, इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं VCOM के लिए। मान लेते हैं एक मास है 3 kg का और इसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, एक मास है 2 kg का और इसका वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकंड इस तरफ। आपको इसके सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी बताना है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ कॉम, ये फाइंड करना है अपन को।
देखिए यहां पे m1 सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला है, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का क्या फॉर्मूला है, m1v1 वेक्टोरियली m2v2 अपॉन में m1 प्लस m2। m1 कितना है पहले केस में 3 इंटू 2 6 जे कैप प्लस में कितना था 2 था, तो ये हो जाएगा 6 आई कैप, क्योंकि वेलोसिटी के पास डायरेक्शन है ना, मास तो स्केलर है, अपॉन में मासेस का सम जो कि कितना था 5, क्या जाएगा VCM, यानी आ जाएगा 6/5 तो कॉमन I प्लस जे, क्या आ जाएगा सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो तो 6√2/5 इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ठीक है, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी। अब किसी भी प्रकार निकाल सकते हो ना, किसी भी सिचुएशन में निकाल सकते हो, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है। और ऐसा एक बात बता दूं मैं इंपॉर्टेंट, अगर दोनों मासेस की वेलोसिटी v हो जाती है, 2 मासेस है 3 मासेस है सिस्टम में, इफ चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो मासेस की, ऑल मासेस इन द सिस्टम हैव सेम वेलोसिटी नॉट स्पीड, देन POM will have same velocity as of masses, ठीक है, उन सभी मासेस की जो वेलोसिटी होगी वही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अपने पास कई मासेस हैं, m1 की वेलोसिटी भी v है, m2 की भी v है, m3 की भी v है, ऐसे, और अपॉन में ये m1 प्लस m2 प्लस m3, आप देखोगे v कॉमन आ जाएगा और ये कट जाएगा, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी भी v ही आ जाएगी। जैसे मैं पूछूं कि एक प्लैंक पे एक आदमी बैठा हुआ है और प्लैंक v वेलोसिटी से चल रहा है और आदमी भी चल रहा है, तो सेंटर ऑफ मास कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से चल रहा है। फिर आदमी को रेस्ट में मत कर देना, आदमी प्लैंक के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास भी v वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, इस बात को ध्यान रखना। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों इंडिविजुअल मासेस की वेलोसिटी 0 है, दोनों तीनों की, दो ले लेते हैं मन में एक बार, दोनों मासेस की वेलोसिटी 0 है इसका मतलब ये नहीं है, हो सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो। अगर सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी 0 है तो इसका मतलब वो नहीं है, लेकिन दोनों मासेस की वेलोसिटी अगर 0 है तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी क्या होगी 0, इसका कन्वर्स ट्रू है। ये बात क्लियर है, ये सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी वगैरह निकालना क्लियर है। एक काम और करते हैं, एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे दोबारा चलते हैं और यहां पर एक बहुत शानदार सिचुएशन देखते हैं कि मान लीजिए ये एक ब्लॉक है m1 मास का, ये m2 मास का, और इसके ऊपर आप F फोर्स लगा देते हैं, F फोर्स लगा देते हैं, और आपको फाइंड करना है एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये फाइंड करना है। क्या आएगा, बहुत बढ़िया, इसमें आप m1a1 प्लस m2a2 अपॉन में m1 प्लस m2 से जा सकते थे। फिर a1 निकालने के लिए आपको, ये क्या है, नेट फोर्स ऑन फर्स्ट, जो कि कितना है F माइनस के एक्स पीछे लगेगा किसी भी समय, प्लस इसके ऊपर क्या लगेगा के एक्स, इसके ऊपर पीछे लग रहा था, इसके ऊपर के एक्स कहां लगेगा आगे, अगर उसके ऊपर पीछे लग रहा था तो स्प्रिंग ऐसे है, इसके ऊपर पीछे लग रहा था इसके ऊपर आगे, अपॉन में m1 प्लस m2, क्या जाएगा ACM। ये तो इस मेथड से निकाला है अपन ने, आप इसको सीधा ही नेल कर सकते हो, क्योंकि कल वाले लेक्चर में अपन ने देखा था एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास होता है समेशन ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस अपॉन में मास ऑफ द सिस्टम।
एक्सटर्नल फोर्स क्या है, सिर्फ एफ है, क्योंकि ये तो इंटरनल फोर्स है। एफ अपॉन में m1 प्लस m2 हो जाएगा एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर में। सिंपल सी बात है ना। एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास किससे गवर्न होता है, केवल एक्सटर्नल फोर्सेस से। हालांकि m1 और m2 पर एक एक्स्ट्रा फोर्स भी लग रहा है, अगर आपको इसमें इसके ही डोमेन में चले जाओ अब तो ये एक्स वैल्यू है, लेकिन सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स ही सिर्फ सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन बताता है आपको। ऐसे करके अपन सेंटर ऑफ मास पर एक्सीलरेशन निकालते हैं, सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालते हैं। तो बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स इस टाइप के सेंटर ऑफ मास के एक्सीलरेशन निकालने वाले आप कर लेंगे। अब बहुत ही खतरनाक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है सी फ्रेम। इसको आप सेंटर ऑफ मास फ्रेम पढ़िए। आज मैं केवल इसके मेन पॉइंट्स आपको बताऊंगा और कल हम इसके एप्लीकेशंस करेंगे, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, बहुत ध्यान सुन लेना। अगर आपको किसी सवाल को करने में हो सकता है बिगनर लेवल पे 10 मिनट लगते हैं, किसी मैकेनिक्स के बहुत अच्छे सवाल को करने में 10 मिनट लगते हैं, और आपने ये टॉपिक अच्छे से समझ रखा है, तो आपको उसको करने में 20 सेकंड लगेंगे, ज्यादा से ज्यादा हो सकता है 10 ही लगे। इतनी शानदार शॉर्ट ट्रिक अपने अंदर समाये हुए है जिसका कोई अंत नहीं है। इस टॉपिक का नाम है सेंटर ऑफ मास फ्रेम। आज के लेक्चर में हम केवल सेंटर ऑफ मास फ्रेम क्या होता है, उसके साथ क्या क्या प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड है, वो सिर्फ देखेंगे। इसके एप्लीकेशन करेंगे हम कल, ठीक है। तो ये पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम क्या लिखने वाले हैं और कल हम क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले सी फ्रेम क्या चीज होती है, सी फ्रेम क्या चीज होती है? एक ऐसा फ्रेम, ए फ्रेम अटैच टू COM ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, उसको अपन सी फ्रेम कहते हैं यार। मतलब सेंटर ऑफ मास पे बैठ के दुनिया कैसी दिखेगी, उसको अपन क्या कहेंगे, सी फ्रेम कहेंगे। यानी एक ऐसा फ्रेम जिसका वेलोसिटी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी हो, जिसका एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हो, ऐसा फ्रेम क्या कहलाएगा, सी फ्रेम कहलाएगा, सेंटर ऑफ मास फ्रेम। अरे किसी चीज पे बैठना, किसी गाड़ी में बैठना, हम कौन सी वाली गाड़ी में बैठेंगे, जिस गाड़ी में कौन बैठा हुआ है, सिस्टम का सेंटर ऑफ मास। सी फ्रेम के बहुत सारे ट्रेड्स हैं और सी फ्रेम की अपनी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी प्रॉपर्टीज मैं बोल रहा हूं यहां पे। पर्टिकुलरली काइनेटिक एनर्जी वाला टर्म जब लिखेंगे तो दो मासेस का ही सी फ्रेम का कॉन्सेप्ट हम ज्यादा डील करेंगे, लेकिन फिलहाल मैं मोमेंटम के कॉन्टेक्स्ट में लिख देता हूं। यहां पे लिखिए सी फ्रेम इज टर्म्ड एज जीरो मोमेंटम फ्रेम। इसका मतलब है कि सी फ्रेम से सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम जो है उसका सम, ऐसे लिख देता हूं, का सम जीरो होता है, ऐसा ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सी फ्रेम में बैठे हुए हैं और आप दूसरे सभी एक का नहीं, एक का मोमेंटम नहीं, अगर आप उस सिस्टम के सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का वेक्टर सम करते हैं तो आंसर क्या आएगा, जीरो। इसलिए इस फ्रेम को जीरो मोमेंटम फ्रेम कहते हैं। आप सी फ्रेम पर बैठिए, आप सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम अपने रिस्पेक्ट में लिखिए और फिर उनको जोड़िए, तो क्या आंसर आएगा, जीरो। इसको मैं एक लाइन में साबित कर देता हूं। हमने क्या लिखा था, समेशन ऑफ MI/RI मास मोमेंट विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, क्या लिखा था,
मास मोमेंट सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में क्या लिखा था? 0। सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मास मोमेंट निकालते हैं सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में, तो क्या आता है आंसर? 0। इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, mi वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये भी क्या आ जाएगा? 0। ये क्या है? ये क्या है? ये मास ऑफ ith पार्टिकल इनटू में वेलोसिटी ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी ये क्या है? मोमेंटम ऑफ ith पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, यानी कि उनका सम 0 आएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, कि ये जो सेंटर ऑफ मास है इसके रिस्पेक्ट में सभी पार्टिकल्स का जो मोमेंटम है उसका सम क्या आएगा? 0। ठीक है, सभी पार्टिकल्स के मोमेंटम का सम आएगा 0 सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट। ठीक है, इसको आप 1 बाय 1 बच्चों की तरह करना चाहते हैं तो एक m1 मास का पार्टिकल ले लीजिए, उसकी वेलोसिटी v1 ले लेना। एक m2 मास का पार्टिकल ले लीजिए, उसकी वेलोसिटी v2 ले लेना, इसकी v1 ले लेना। इसके सबसे पहले किसकी वेलोसिटी निकालोगे? सेंटर ऑफ मास की। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकाल ली। अब सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकलने के बाद इसका मोमेंटम लिखना। वेलोसिटी चाहिए ना, मोमेंटम किसी फ्रेम के हिसाब से मोमेंटम लिखना। जैसे मुझे मेरे हिसाब से मोमेंटम लिखना है, मैं क्या लिखूंगा? मास ऑफ द बॉडी, जिसका मोमेंटम मुझे लिखना है, इनटू में वेलोसिटी जो मेरे हिसाब से है, वो मेरे हिसाब से मोमेंटम हो जाएगा उसका। अब सेंटर ऑफ मास पे बैठे हुए हो तो क्या लिखोगे? मास ऑफ 1 का मोमेंटम लिखना है, जैसे मास ऑफ 1 इनटू में वेलोसिटी ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, प्लस मास ऑफ 2 इनटू वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ 2 माइनस है। अब वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जो निकाली थी आपने, इस सबको कैलकुलेट करना, आपको क्या मिलेगा? 0। वैसे उसमें 1 लाइनर में ही हो रहा था ना, ये बहुत जल्दी रिजल्ट आ रहा है ये। अरे हाँ कि नहीं? इसमें वीसी रखना। वीसी क्या रखोगे? m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2 रख के दूं क्या? इसको सम करोगे तो 0 आ जाएगा, पक्का। आप करके देख लेना, ठीक है। अब ये तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इसका स्टेटमेंट आ सकता है कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम में सभी पार्टिकल, इंडिविजुअल पार्टिकल्स का मोमेंटा का सम क्या है? तो वो है 0। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है, अब आप जो लिखने जा रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। और बहुत ही अद्भुत है ये, खतरनाक परिणाम है। 2 पार्टिकल्स का आपको याद रखना है, ठीक है। उसको डिराइव कर सकते हैं बहुत आसानी से। काइनेटिक एनर्जी में से सी फ्रेम की काइनेटिक एनर्जी माइनस कर देंगे तो बहुत आसानी से डिराइव हो जाएगा। लेकिन अपन सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी लिख रहे हैं तो मैं आपको एक्सप्रेशन डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे। ये होता है काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम इज इक्वल्स टू, ये किसकी लिख रहा हूं मैं? 2 मासेस की, ठीक है। आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको ये लिखने की प्रैक्टिस कराऊंगा। सी फ्रेम में काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ m1 m2 इनटू में रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। इसके बाद में आपको अद्भुत परिणाम में देखने को मिलेंगे, इसको ध्यान से देख लेना। जैसे m1 की वेलोसिटी v1 वेक्टर है, m2 की वेलोसिटी v2 वेक्टर है, तो इनका रिलेटिव वेलोसिटी, जैसे एक की 3i और 4j है, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी 1 नहीं है, कितनी है? 5। उसका क्या करना है? स्क्वायर, ऐसा, इनटू में हाफ m1 m2। ये जो टर्म है, क्या ये दोनों मासेस से ही कम आएगा क्या? हाँ, अरे R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है वो दोनों रेजिस्टेंसेस से कम होता है ना।
इस मास को अपन पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, किसी को पता है इसका क्या नाम है? रिड्यूस्ड मास इन सी फ्रेम। आपको इसके जो ये जो सवाल को जितना छोटा कर देता है, इसकी क्षमता का अंदाजा कल होगा। बहुत भयंकर तरीके से छोटा कर देता है, बहुत बड़े बड़े सवालों को। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम क्या लिख सकते हैं? हाफ म्यू इनटू में वी रिलेटिव का स्क्वायर। व्हाट इज म्यू? म्यू इज रिड्यूस्ड मास। म्यू होता है रिड्यूस्ड मास। इसका वैल्यू क्या होता है? m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2। या फिर आप ऐसा भी लिख सकते हो, इससे भी यही आ जाएगा, सेम ही है बात। तो ये एक्सप्रेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये आइए इसका एक कैलकुलेशन सीख लेते हैं और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इसके एप्लीकेशन करेंगे। थोड़ा सा कैलकुलेशन इसलिए सीख रहे हैं कि हमको कम से कम ये बार बार अप्लाई करेंगे हम, हमको कम से कम इसकी वैल्यू तो निकालनी आनी चाहिए कम से कम। ऊपर कर दूं? जैसे एक पार्टिकल है, आसान ही ले लेता हूं मैं एग्जांपल, 2 kg का, इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड। एक पार्टिकल है 4 kg का और इसकी वेलोसिटी है 4 मीटर पर सेकेंड। आपको बताना है काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। 2 पार्टिकल्स के लिए लगेगा वो फॉर्मूला, ठीक है ना, इन सी फ्रेम। हाँ देखिए, क्या निकालना था? काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन सी फ्रेम निकालना था। तो काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम क्या होता है? हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 इनटू में रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर। इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी 1 माइनस 2 या 2 माइनस 1 कर दो, उसका स्क्वायर होना है क्योंकि वो पॉजिटिव रहेगा नंबर। तो 3i माइनस 4j का जो भी मैग्नीट्यूड आए, जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो 5 आएगा, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो ये क्या आ जाएगा? काइनेटिक एनर्जी हाफ, हाफ वाला ये 2 काट दो, तो ये कितना आ जाएगा? 4/6 यानी 2/3, तो 50/3 आ जाएगी। आपको पता चल गया होगा कि इस डेटा को m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2 को रिड्यूस्ड मास क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दोनों ही मासेस से क्या होता है? कम कम होता है दोनों से। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जैसे पैरेलल में कम से कम वाले से भी कम आता है, छोटे से छोटे वाले से भी छोटा आ जाता है। तो उसी प्रकार से इसलिए इसको रिड्यूस्ड कहते हैं मास, ये कम से कम वाले से भी कम होता है। अच्छा एक और कर लो बस लास्ट। 30 डिग्री है, अरे वो ले लेते हैं ना अपन 53 वाले। 53 डिग्री है और ये 10 मीटर पर सेकंड है। इसका मास 1 kg है, इसका मास भी 1 kg है और इसकी वेलोसिटी भी 10 मीटर पर सेकंड है। लास्ट क्वेश्चन है, इसका काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम बता दो। हाँ, काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम निकालनी है। हाफ m1 m2, इतना टर्म लिख लेते हैं पहले, हाफ m1 m2 अपॉन में m1 प्लस m2, तो जाएगा 1/4 इंटू में v रिलेटिव का स्क्वायर। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर निकालना है। तो हाफ और ये 1/4 ही हो गया और रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर, ये हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम। तो के सी लिख देता हूं मैं, ठीक है। वैसे के सी को हम बाद में काइनेटिक एनर्जी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखेंगे, पर चलो मैं आगे विद रिस्पेक्ट टू लिख देता हूँ, विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम, विद रिस्पेक्ट टू सी फ्रेम है ये डेटा। अब वी रिलेटिव कैसे निकालें? तो उसका वेलोसिटी कितना था 53 डिग्री वाले का? 10, और इसका भी कितना था? 10, और ये एंगल कितना है? 53 डिग्री। दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका
सब्ट्रैक्शन होता है मैग्नीट्यूड में 2v sin थीटा बाई 2, लेकिन sin थीटा बाई 2 इनके बीच में निकालना बड़ा मुश्किल है, तो अपन किसी और मेथड से इनका रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हैं। तो पहला वाला है इस तरफ 10 cos 53 i v1 माइनस v2 वेक्टर करना है, v1 वेक्टर लिख रहे हैं, प्लस 10 sin 53 j माइनस 10 j। cos 53 कितना होता है 3/5, तो ये हो जाएगा 6i प्लस हो जाएगा 8j माइनस 10j, ऐसा ही है। तो 6i माइनस 2j, ये कितना हो जाएगा 36 प्लस 4 का रूट हो जाएगा √40, तो 1/4 इंटू में √40। इसको यहीं छोड़ दो यार, चाहे आप हाफ, अच्छा हाँ इसका स्क्वायर भी करना है, तो ये हो जाएगा 10। तो ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी इन सी फ्रेम, ठीक है। डन। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे इसका एप्लीकेशन। जय श्री राम। बस नौर बस।